अब देखिए बेटा, आज की इस क्लास में हमको बात करना है क्लास 12th केमिस्ट्री के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल के। अगर आप इन 5 न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं बेटा, तो आपके 15 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, कि ये 15 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। बस आपको इन 5 क्वेश्चनों को तैयार करना है, जो आज की इस क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं आता है, तो आप बस इन 5 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। इन्हीं में से आपको कम से कम 15 नंबर के न्यूमेरिकल फंस जाएंगे बेटा। हम लोग बात करते हैं पहले न्यूमेरिकल्स की। पहला न्यूमेरिकल कौन सा है जो हमको तैयार करना चाहिए बेटा? वो है हमारे पास ये। क्या बोल रहा है बेटा? M+2 एक्वस आयन है कोई, जिसका परमाणु क्रमांक दिया है 27 के लिए चुंबकीय आघूर्ण की गणना करना है। के लिए क्या करना है बेटा? चुंबकीय आघूर्ण की गणना करना है। तो सबसे पहले हमको एक आयन दिया गया है। आयन बनाने से पहले एक यम धातु है, जिसका परमाणु क्रमांक हमको दिया है बेटा 27। तो इसका हम लोग कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो 27 का क्या होता है बेटा? Ar3D7 4s2। ये तो हो गया मेटल का बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन हमको मेटल का नहीं चाहिए, हमें चाहिए मेटल+2 का। यानी कि हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है M+2 आयन का। तो +2 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे बेटा? बाहरी कक्षा से निकलेंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे, तो अब आपके पास क्या बचेगा? आपके पास केवल बचेगा आर्गन 3D7। क्या बन जाएगा बेटा? आर्गन 3D7। अब जो 3D7 है, इसका हमको ऑर्बिटल डायग्राम बना लेना है। इसका हमको क्या बना लेना है बेटा? ऑर्बिटल डायग्राम बना लेना है। तो जब हम 3D7 का ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, तो 1 2 3 ये, क्योंकि डी के पास होते हैं बेटा 5 कमरे, तो D7 का हमको बनाना है। तो D7 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा? यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को लेना पड़ेगा। कितने इलेक्ट्रॉन है डी के कक्षा में बेटा? 7। तो पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। 1 2 3 4 5। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो अब हम लोग इसका जोड़ा बना देंगे। 6 और 1 7। 7 इलेक्ट्रॉन बच भर गए बेटा। अब देखिए कितने हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनका जोड़ा नहीं बना है। तो उनकी संख्या हमको दिख रही है बेटा साफ साफ कि वो 3 है। वो कितने हैं बेटा? 3 है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 3 है। तो हम लिखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसको बेटा n से दिखाते हैं। तो n बराबर आ गया 3। n बराबर कितना आ गया बेटा? 3 आ गया। n बराबर हमारे पास कितना आ गया? 3। देख लीजिए यहाँ से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 3। 1 2 3 ये इलेक्ट्रॉन नहीं हमने भरे थे, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। अब हमको ज्ञात क्या करना है बेटा? चुंबकीय आघूर्ण। तो अब हम लिखेंगे बेटा चुंबकीय आघूर्ण के सूत्र से। चुंबकीय आघूर्ण के सूत्र से। चुंबकीय आघूर्ण के सूत्र से। तो चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होता है बेटा? वो सूत्र होता है आपके पास म्यू इक्वल टू रूट के अंदर एन। एक रूट के अंदर होता है बेटा n+2। ये आपका चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है बेटा। n होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जब हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे रखेंगे बेटा, तो n की जगह आ जाएगा 3 इंटू, यहाँ हो जाएगा 3+2। क्या बेटा यहाँ तक सब कुछ सही है? अब जब हम इस रूट को खोलेंगे, तो अंदर हो जाएगा बेटा 3 में 2 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा बेटा। अब आगे देखिए, तो हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण आ गया म्यू इक्वल टू रूट के अंदर 3 × 5। तो जब आप 3 × 5 करेंगे, तो आ जाएगा √15। कितना आ जाएगा बेटा? √15। और इसका मात्रक होता है बेटा Bm। क्या होता है बेटा? Bm। ये आपका आ गया चुंबकीय आघूर्ण। यहाँ से आपके पास क्या आ गया बेटा? चुंबकीय आघूर्ण आ गया। ठीक है। अब देखिए आगे आपको क्या करना है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब आपके पास आ गया कि चुंबकीय आघूर्ण हमारा कितना है बेटा? √15 Bm है। तो इसको आपको हिंदी में भी लिख देना है, क्योंकि बोर्ड की कॉपी में हिंदी में जो भी आंसर आए उसको वर्ड वाइज लिखना बहुत जरूरी है। तो हम लिख देंगे अतः Mn+2 एक्वस आयन का चुंबकीय आघूर्ण √15
15 बीएम होगा, 15 बीएम होगा। ये आपका प्रॉपर आंसर है। ठीक है बेटा, एक बार मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। तो देखिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था M+2 एक्वस आयन के लिए चुंबकीय आघूर्ण की गणना करना है। तो पहले मैंने बेटा M का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, फिर M+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, फिर मैंने बाहरी कक्षा के लिए ऑर्बिटल डायग्राम बना के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लिए। जैसे ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मेरे पास आ गई 3, तो मैंने चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र लगा दिया। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होता है बेटा, रूट के अंदर n+2, रूट के अंदर n+2, और इसको बेटा लर्न कर लीजिएगा। ये चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिएगा इस सूत्र को। अब आगे देखिए, यहाँ तक हमने सूत्र रख दिया। अब हमने जब गुणा कर दिया तो आंसर आ गया रूट के अंदर 15 बीएम। तो हमने लिख दिया अतः M+2 एक्वस आयन का चुंबकीय आघूर्ण रूट 15 बीएम होगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। विलयन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला है। इसको भी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स मानिए कि मोललता का आपके पेपर में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो दिया है हम उसकी बात करते हैं। दिया है, बोर्ड में ऐसे ही आपको लिखना है जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ करके जो पहली हेडिंग डालेंगे वो होगी आपकी दिया है, कि क्या क्या आपको दिया है। तो दिया है बेटा विलायक 440 ग्राम। अगर कहीं पर ग्राम लिखा हो तो ग्राम का मतलब होता है कि उन्होंने हमको द्रव्यमान दिया है। तो हमको दिया है विलायक का द्रव्यमान। क्या दिया है बेटा, विलायक का द्रव्यमान। तो हम लिख देंगे बेटा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। ठीक बेटा, जिसको हम दिखाते हैं WA से। किससे दिखाते हैं बेटा, WA से। विलायक के द्रव्यमान को हमेशा WA से दिखाते हैं। तो वो हो गया बेटा 440 ग्राम। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक सब कुछ सही है। अब आगे पढ़ेंगे, बोला है 20 ग्राम NaOH, फिर से ग्राम लग गया, यानी कि द्रव्यमान पर किसका, NaOH का। तो अब उन्होंने हमको दिया है बेटा NaOH का द्रव्यमान, NaOH का द्रव्यमान। ठीक है, NaOH का द्रव्यमान ये हमारा विलेय होगा, और विलेय के द्रव्यमान को हमेशा WB से दिखाते हैं। विलेय कैसे होगा, ये कैसे पता चला, तो याद रखना जिसकी मात्रा कम हो उसे हमेशा विलेय कहते हैं। तो 20 ग्राम 440 ग्राम से कम है, इसलिए इसको विलेय कर दिया, और विलेय के द्रव्यमान को WB से दिखाते हैं। तो आपको दिया है 20 ग्राम। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये दो चीजें हमको दी गई हैं। अब हमको ज्ञात क्या करना है बेटा, विलयन की मोललता। आगे देखिए, अब हम हेडिंग डालेंगे ज्ञात करना है। हेडिंग पड़ेगी ज्ञात करना है। तो हमको क्या ज्ञात करना है बेटा, विलयन की मोललता। हमको ज्ञात क्या करना है बेटा, विलयन की मोललता, विलयन की मोललता। और इसका सूत्र बेटा होता है विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में, बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में। विलायक का द्रव्यमान तो भी किसमें बेटा, केजी में। ये सूत्र आपको याद रखना है। ये होती बेटा मोललता का सूत्र होता है। तो इस सूत्र को आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, ये सूत्र मैंने लिख दिया है। मोललता का सूत्र आपको हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, तो इस सूत्र को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको याद कर लेना कि मोललता का सूत्र क्या होता है। तो अगर हमको मोललता ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है बेटा, विलयन की मोललता, तो मैंने मोललता का सूत्र लिख दिया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे विलयन की मोललता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विलयन की मोललता। ठीक है, ज्ञात करना है बराबर क्वेश्चन मार्क। तो मोललता का सूत्र लिख दिया। तो अब देखिए, इस सूत्र में मेरे पास विलायक का द्रव्यमान तो हमको पता है, लेकिन विलेय के मोल नहीं पता। अगर मोल पता हो जाए तो दोनों को उठा के यहाँ पे रख दूंगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1। इसको नाम क्या दे दीजिए बेटा, समीकरण नंबर 1। तो अब हम लिखेंगे विलेय के मोल। क्या लिखेंगे बेटा, विलेय के मोल, विलेय के मोल। तो विलेय के मोल होता है बेटा जिसके भी आपको मोल निकालना हो उसका द्रव्यमान बटे उसका अणुभार, उसका द्रव्यमान बटे उसका क्या करना है, अणुभार। तो विलेय हमने किसको माना है बेटा, NaOH को। तो मैं लिख दूंगा ऊपर NaOH का द्रव्यमान, NaOH का द्रव्यमान, वो भी बेटा किसमें, ग्राम में। NaOH का द्रव्यमान वो भी किसमें बेटा लिखना है, ग्राम में।
और इसी को उसी के अणुभार से हमको भाग दे देना होता है। तो विलेय हमारा NaOH है, तो NaOH के मोल निकाल रहा हूं, तो NaOH का द्रव्यमान ग्राम में बटे NaOH का अणुभार ग्राम पर मोल में, अणुभार ग्राम पर मोल में, ये हमारा सूत्र हो गया बेटा। अब हम सारी चीजें यहाँ पे रखते हैं, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब देखिए विलेय के मोल को बेटा NB से दिखाते हैं, तो यहाँ लिख दिया विलेय के मोल बराबर NB। द्रव्यमान आपको दिया है 20 ग्राम और NaOH का अणुभार आपको याद रखना है बेटा कि 40 होता है। अणुभार हमको याद होना चाहिए कि 40 होता है। तो यहाँ से हमारे पास विलेय के मोल निकल के आ गए बेटा 1/2। कितना निकल के आ गया बेटा 1/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लिखेंगे सभी मान समीकरण 1 में रखने पर, सभी मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब ध्यान से देखिए बेटा, जब हम सारे मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो वहां से क्या होगा, तो देखिए विलयन की मोललता बराबर हो जाएगा, विलयन की मोललता बराबर विलेय के मोल जो किया है 1/2, विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो हमारे पास 440 ग्राम विलायक था, तो उसको जब केजी में बदलेंगे तो 1000 से बेटा भाग दे देंगे। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए इसकी कैलकुलेशन को, एक 0 से 0 कट जाएगा बेटा, 100 ऊपर जाएगा। जब 100 ऊपर जाएगा तो 1 × 100 डिवाइड बाई 2 × 44, ये बन जाएगा बेटा। अगर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा बेटा 50। अब ध्यान देखिए, इसको 2 से फिर डिवाइड कर दीजिए तो ऊपर आ जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा 22। तो जब आप इसको 25 को 22 से डिवाइड करेंगे तो ध्यान से देखिए, तो ये आंसर आप इसको डिवाइड कर लेना आ जाएगा 1.13। तो विलयन की मोललता जिसको कैपिटल एम से दिखाते हैं, सॉरी, विलयन की मोललता जिसको स्मॉल एम से दिखाते हैं बेटा, किससे दिखाते हैं, स्मॉल एम से, तो उसका मान आ गया 1.13। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है बेटा मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो ये आपका बेटा आंसर हो गया मोललता का। अब जो भी हमारा आंसर आएगा उसको शब्दों में जरूर लिखना है। तो देखिए इसको शब्दों में हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। अब हम लिख देंगे, अतः विलयन की मोललता, विलयन की मोललता, अतः विलयन की मोललता 1.13 मोल पर केजी होगी, मोल पर केजी होगी। ये आपका बेटा इसका प्रॉपर आंसर है। इस तरह से आपको बोर्ड के कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि आपका कोई भी मार्क्स राइटिंग का ना काट सके एग्जामिनर। अब देखिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं आप हम लोग सही से। तो सवाल में हमको दिया था विलयन की मोललता ज्ञात करना था, जबकि विलायक का द्रव्यमान 440 ग्राम और 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है उसमें। तो जो दिया है पहले मैंने उसको लिख लिया कि विलायक का द्रव्यमान है 440 ग्राम, NaOH का द्रव्यमान है 20 ग्राम। इसके बाद हमको ज्ञात क्या करना था बेटा, विलयन की मोललता। तो मैंने मोललता का सूत्र लगा दिया, विलयन की मोललता बराबर विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में। अब हमको मोल भी नहीं पता तो पहले मैंने मोल निकाल लिया। तो मैंने सूत्र लगाया बेटा, विलेय के मोल बराबर क्या होता है सूत्र, NaOH का द्रव्यमान, क्योंकि NaOH को हमने विलेय कहा है, ये देखिए मैंने NaOH को विलेय बोल दिया है। तो NaOH का द्रव्यमान ग्राम में बटे जिसका भी मोल निकालना उसका द्रव्यमान बटे उसका अणुभार, तो अणुभार भी NaOH का लिख दिया। अणुभार हमको याद होना चाहिए कि NaOH का जो अणुभार है बेटा वो कितना होता है 40 होता है। NaOH का जो अणुभार है वो कितना होता है 40, वो हमको लर्न होना चाहिए। तो जब मैंने ये वैल्यू रखी तो द्रव्यमान 20, अणुभार 40, 2 से काट दिया तो 1/20, 1/2 हमारा मोल आ गया। अब सभी मान समीकरण 1 में रख दिए, जैसे ही रखा मोल हो गए 1/2, द्रव्यमान को केजी में बदला तो 1000 से भाग दे दिया। अब इसको सिंपल सा मैंने कैलकुलेट कर लिया है तो आंसर आपका इतना आ गया। और मात्रक याद रखना मोल पर केजी होता है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन को पढ़िए, आपको क्या दिया है। अब आपसे कह रहा है बेटा 298 केल्विन पर 0.20 कैपिटल M KCl विलयन की चालकता 0.025 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर
इनवर्स है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, इसके मोलर चालकता की गणना कीजिए। तो अगर हम बात करें दिया है कि हमको इस सवाल में क्या क्या दिया है, एक ये भी मान के चलिए कि मोलर चालकता का भी एक सवाल आपके बोर्ड में हर साल पूछा जाता है, आप किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए। तो दिए में से अगर हम लोग बात करें हमको क्या क्या दिया है, तो ध्यान से देखें, जो कैपिटल एम है ये होता है मोलरता, यानी कि हमको दिया है बेटा केसीएल बिलियन की मोलरता, केसीएल बिलियन की मोलरता, केसीएल बिलियन की मोलरता हमको दी गई है, केसीएल बिलियन की मोलरता, ठीक है, जिसको हम कैपिटल एम से दिखाते हैं, वो हमको दी गई है बेटा 0.20 और यूनिट कैपिटल एम हो गई। अब हमको दिया है बिलियन की चालकता, तो हमको दिया गया है बेटा केसीएल बिलियन की चालकता, केसीएल बिलियन की चालकता। अब देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री में थोड़ा सा शब्दों में का फेर होता है, जैसे चालकता तो अलग चीज होती है, लेकिन यहाँ पे चालकता नहीं दी है, वो हमको दिया है विशिष्ट चालकता। तो हम हमेशा ये देखें कि मात्रक किसका लगा है, जिसका मात्रक लगा है उसी चीज को मानेंगे। तो ये चालकता का मात्रक नहीं है, विशिष्ट चालकता का, तो इसको मैं मान दूंगा कप्पा। तो केसीएल बिलियन की चालकता यानी कि कप्पा इक्वल टू आपको दिया है 0.025 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आपको ज्ञात क्या करना है बेटा, मोलर चालकता की गणना करना है। अब हमको ज्ञात करना है कि बात करें अगर कि ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है आपको बेटा बिलियन की मोलर चालकता। ज्ञात क्या करना है बेटा, बिलियन की मोलर चालकता, हमको ज्ञात करना है बेटा बिलियन की मोलर चालकता, जिसको हम लोग बेटा लेमडा एम से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बेटा, लेमडा एम से। ये हमको ज्ञात करना है, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं। देखिए जो जो हमको दिया था वो लिख लिया, और जो ज्ञात करना है वो लिख लिया। अब जो ज्ञात करना है उसका मैं सूत्र लिख दूंगा। तो अब हम अगली लाइन में लिखेंगे बेटा चालकता के सूत्र से, मोलर चालकता के सूत्र से, मोलर चालकता के सूत्र से, मोलर चालकता के सूत्र से। तो याद रखना बेटा मोलर चालकता का सूत्र होता है लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई एम। ये आपके बेटा मोलर चालकता का सूत्र है, इसको आपको याद कर लेना। अब यहाँ पर सभी मान रख देंगे हम लोग। सभी मान रखने पर तो जब हम रखेंगे बेटा कप्पा की वैल्यू आपको सवाल में दी गई है 0.025 इंटू 1000। मोलरता सवाल में कितनी दी गई बेटा, दी गई है आपको 0.20। ठीक है, अब ध्यान देखिए ऊपर 3 अंक बाद दशमलव है, लेकिन 1000 से जैसे ही आप गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 25 और नीचे आ जाएगा 0.2। अब नीचे से दशमलव अगर आप हटाते हैं, नीचे से आप अगर दशमलव हटाते हैं तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा बेटा। तो लेमडा एम इक्वल टू हो जाएगा 250/2, जिसको जैसे ही आप 2 से डिवाइड देंगे तो लेमडा एम की वैल्यू आ जाएगी 125। मात्रक होता है बेटा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1। मात्रक क्या होता है बेटा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1, ये इसका मात्रक होता है। तो ये आ गई आपकी मोलर चालकता। देखिए कितना छोटा सा सवाल था, लेकिन 4 नंबर में आपसे ये सवाल बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है कि मोलर चालकता। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये ध्यान देना है कि मोलर चालकता का आपको सूत्र याद होना चाहिए। मोलर चालकता का जो सूत्र है वो आपको लर्न कर लेना है। क्या कर लेना है बेटा, लर्न कर लेना है बस। अब जो भी आंसर है इसको हम लोग शब्दों में लिख देंगे। शब्दों में कैसे लिखोगे, आता है 0.20 कैपिटल एम केसीएल बिलियन की मोलर चालकता, की मोलर चालकता 125 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1 होगी। ये आपका प्रॉपर आंसर है बेटा। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए, मैं दोबारा समझा देता हूँ। तो ये हमको सवाल दिया था, हमको बोला है केसीएल बिलियन की मोलरता दी थी, लिख दिया। केसीएल बिलियन की चालकता दी थी, वो लिख दिया। अब हमको ज्ञात करना है बेटा मोलर चालकता। तो मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए मोलर चालकता का सूत्र लगा दिया, फिर कप्पा की वैल्यू और मोलर चालकता की वैल्यू, वो कप्पा की वैल्यू और मोलरता की वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दिया। बस ये आपका सवाल था। अब हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन ये क्या कह रहा है।
इसको ध्यान से पढ़िएगा, काफी अच्छा सवाल है बेटा। अब वो कह रहा है बेटा 0.05 कैपिटल एम NaCl बिलियन के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध 5.55 गुणे 10⁻³ ओम है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर तथा लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकत्व एवं मोलर चालकता की गणना कीजिए। अब देखिए सवाल में हमको बहुत सी चीजें दी हैं, हम उनको लिखते हैं कि दिया क्या क्या है। तो दिया हमें सबसे पहले दिया है 0.05 कैपिटल एम NaOH बिलियन, तो यानी कि बिलियन की मोलरता दी गई है। सबसे पहले अगर हम बात करें दिया है में, दिया है क्या क्या दिया है बेटा, तो हमको दिया है बिलियन की मोलरता, NaOH बिलियन की मोलरता, NaOH बिलियन की मोलरता, जिसको हम कैपिटल एम से दिखाते हैं बेटा, उसकी वैल्यू दी गई है 0.05 कैपिटल एम। ठीक है, फिर आगे सवाल को जब हम लोग पढ़ेंगे कि और क्या दिया है हमको, फिर हमको दिया है विद्युत प्रतिरोध दिया गया है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। तो हमको जो दिया है उसको भी हम लिख लेते हैं। और हमको दिया है बेटा विद्युत प्रतिरोध, कॉलम का विद्युत प्रतिरोध, कॉलम का विद्युत प्रतिरोध, कॉलम का क्या दिया है बेटा, विद्युत प्रतिरोध, जिसको हम कैपिटल आर से दिखाते हैं। और वो कितना दिया है, वो दिया है बेटा 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। ठीक, और देखिए क्या दिया है, इसका व्यास, कॉलम का व्यास दिया है 1 सेंटीमीटर, कॉलम का हमको व्यास दे दिया है। साथ में हमको दिया है बेटा कॉलम का व्यास, कॉलम का व्यास जिसको हम बेटा स्मॉल d से दिखाते हैं, वो हमको दिया है 1 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ हमको दिया है कॉलम की लंबाई, कॉलम की लंबाई, ठीक है, जिसको हम लोग बेटा स्मॉल l से दिखाते हैं, वो हमको दिया है 50 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए था। इतना तो हमको दिया है सवाल में, और कुछ दिया है, बस ये दिया। अब हमको ज्ञात क्या करना है बेटा, प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकत्व और मोलर चालकता। अब देखिए सवाल को आगे हम बात करते हैं, ये तो हमको दिया है। अब हम बात करते हैं कि ज्ञात क्या करना है। तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, तो ज्ञात क्या क्या करना है इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ज्ञात करना है बेटा आपको कॉलम का, कॉलम की प्रतिरोधकता, कॉलम की प्रतिरोधकता आपको ज्ञात करना है बेटा, कॉलम की प्रतिरोधकता, जिसको हम लोग रो से दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ज्ञात करना है। साथ में तुमको क्या ज्ञात करना है बेटा, ज्ञात करना है कॉलम का विशिष्ट चालकत्व, कॉलम का विशिष्ट चालकत्व, कॉलम का विशिष्ट चालकत्व, जिसको बेटा हम कप्पा से दिखाते हैं। और हमको क्या ज्ञात करना है बेटा, सी नंबर में हमको ज्ञात करना है कॉलम की मोलर चालकता, कॉलम की मोलर चालकता, यानी कि लेमडा। ये 3 सवाल हमको दिए गए हैं। अब देखिए यहां तक आप देख लीजिए सवाल को, और इसके बाद बताइए। देखिए मोलरता दी गई है, प्रतिरोध दिया गया है, व्यास दिए गए है, लंबाई दी गई है, प्रतिरोधकता ज्ञात करना है, विशेष चालकत्व ज्ञात करना है और मोलर चालकता ज्ञात करना है। तो अब देखिए यहां से बेटा हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे क्षेत्रफल को। किसको निकालेंगे बेटा, क्षेत्रफल को। ठीक है, तो हमको व्यास दिया गया है, क्या दिया गया है बेटा, व्यास दिया गया है। तो हम लिखेंगे बेटा व्यास के सूत्र से, व्यास के सूत्र से, तो व्यास का सूत्र होता है, व्यास क्या होता है बेटा, त्रिज्या का 2 गुना होता है। जो व्यास होता है वो क्या होता है बेटा, त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या का कितना होता है बेटा, 2 गुना होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि व्यास कितना दिया गया बेटा, 1 सेंटीमीटर दिया गया है, व्यास आपको कितना दिया गया है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2r। आर की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/2, यानी कि आर बराबर आ गया बेटा आपके पास 0.5 सेंटीमीटर। यहां तक देख लीजिए।
ठीक है, तो ये आपकी हो गई बेटा त्रिज्या। ये क्या हो गई बेटा? त्रिज्या। अब जैसे ही त्रिज्या आ गई तो हम लोग त्रिज्या का सूत्र लगा के कॉलम का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे कॉलम का क्षेत्रफल, कॉलम का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? ए बराबर कॉलम क्या होती है बेटा? इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम। ठीक है, ये होता है कॉलम। तो ये एक आपका गोला होता है, तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू होती है बेटा 3.14। आर की वैल्यू है 0.5, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया बेटा 3.14। अब जब इस स्क्वायर को खोलोगे तो 0.5 इंटू 0.5 ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से बेटा, अगर हम यहाँ पर 3.14 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 4 जा 20, 2 आ जाएगा, 5 1 जा 5 2 7, 5 3 जा 15 और 3 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 1.57 इंटू 0.5 ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए आगे इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? तो अब हम इसको लिख सकते हैं ए बराबर 1.57 इंटू 0.5। अब फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 7 5 जा 35 आ जाएगा 3, 5 5 जा 25, 28 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 7। तो ये और 3 डिजिट के बाद डेसिमल हो गया। तो ये आ गया क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हमारे पास आ गया 0.785, 0.785 ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। तो अब देखिए, अब तक हमने क्या किया बेटा कि हमने व्यास जो हमको दी गई है बेटा, क्या दी गई? व्यास। व्यास के सूत्र से हमने पहले त्रिज्या निकाली, फिर त्रिज्या से हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। त्रिज्या से हमने क्या निकाल लिया बेटा? क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हम देखिए क्या करेंगे यहाँ से। सबसे पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है? कॉलम का प्रतिरोधकता, कॉलम की प्रतिरोधकता। तो हम लोग सूत्र लगाएंगे बेटा यहाँ से, कॉलम की प्रतिरोधकता। पहले चीज हम फाइंड करने चल रहे हैं कॉलम की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता जिसको हम लोग बेटा रो कहते हैं, बराबर क्वेश्चन मार्क। तो लिखेंगे प्रतिरोधकता के सूत्र से, प्रतिरोधकता के सूत्र से, तो प्रतिरोधकता का सूत्र होता है बेटा रो इक्वल टू आर ए बाई एल। क्या होता है बेटा? आर ए बाई एल। अब जो जो वैल्यू हमको दी गई है सबको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो प्रतिरोध आप देख लीजिएगा बेटा, पीछे आपको दिया है 5.55 इंटू 10⁻3। सही यहाँ तक। क्षेत्रफल अभी हमने निकाला था 0.785, कितना था बेटा? 0.785 और यल हमको क्वेश्चन में दिया गया है 50। ये सभी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी बेटा। यहाँ तक अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इसका क्या करेंगे कि 5.55 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.785 से। तो इसको जब डेस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा बेटा रो इक्वल टू 4.357 इंटू 10⁻3 और नीचे आपके पास बचेगा 50। नीचे आपके पास कितना बच जाएगा बेटा? 50। तो अब जब 50 से इसको डिवाइड मार देंगे तो यहाँ से रो की वैल्यू आ जाएगी 0.0871 इंटू 10⁻3। अब जब हम 10⁻3 को खोलेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा बेटा 87.1 और इसका मात्रक होता है ओम सेंटीमीटर। क्या होता है बेटा? ओम सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया बेटा पहला क्वेश्चन की जो कॉलम है उसका जो प्रतिरोधकता है, कॉलम की जो क्या है बेटा प्रतिरोधकता है, वो आपके पास कितनी होगी? 87.1 होगी। वो कितनी होगी बेटा? 87.1, 87.1। तो हम नीचे लिख देंगे आता है कॉलम की प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता 87.1 ओम सेंटीमीटर होगी। ये आपका बेटा पहला आंसर हो गया। ठीक है, जिसमें आपको निकालना था, क्या निकालना था पहले में बेटा? कॉलम का प्रतिरोधकता। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई
87.1। अब अगला क्वेश्चन है कॉलम का विशिष्ट चालकत्व। अब हमको क्या फाइंड करना है बेटा, कॉलम का विशिष्ट चालकत्व। अब देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बेटा बी नंबर, कॉलम का विशिष्ट चालकत्व का विशिष्ट चालकत्व, जिसको हम बेटा किससे दिखाते हैं, कप्पा से। अब हमको कप्पा की वैल्यू चाहिए, तो देखिए हम क्या करेंगे, विशिष्ट चालकत्व के सूत्र से, विशिष्ट चालकत्व के सूत्र से, विशिष्ट चालकत्व के सूत्र से, ये बहुत काफी अच्छा सवाल है, इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा बेटा, बच्चे इसको जल्दी कर नहीं पाते, ये क्वेश्चन काफी। तो विशिष्ट चालकत्व, कप्पा का सूत्र होता है 1/ρ। एक सूत्र मैंने ये भी आपको कप्पा का लिखाया था कि विशिष्ट चालकत्व का एक सूत्र ये भी होता है 1/प्रतिरोधकता। अब यहाँ पे प्रतिरोधकता की जब वैल्यू रख देंगे तो कप्पा इक्वल टू 1/87.1 कितना हो जाएगा बेटा, 1/87.1, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से कप्पा की वैल्यू निकल के आ जाएगी बेटा 0.0115, ठीक है। अब यूनिट होती है बेटा साइमन सेंटीमीटर की पावर -1। ये आ गया आपके पास विशिष्ट चालकत्व, ये आपके पास क्या आ गया बेटा, विशिष्ट चालकत्व आ गया। कितना आ गया, कप्पा इक्वल टू 0.0115 सेंटीमीटर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम लिखेंगे अतः कॉलम का विशिष्ट चालकत्व विशिष्ट चालकत्व 0.0115 साइमन सेंटीमीटर की पावर -1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होगा। ये आपका बेटा सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हमसे देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसकी बात कर लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कॉलम की मोलर चालकता, कॉलम की मोलर चालकता। तो हम लिखेंगे बेटा मोलर चालक, अब हमको थर्ड में क्या निकालना है बेटा, कॉलम की मोलर चालकता, कॉलम की मोलर चालकता, कॉलम की मोलर चालकता। अब हमको ये फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे बेटा मोलर चालकता के सूत्र से, मोलर चालकता के सूत्र से। तो मोलर चालकता का सूत्र होता है बेटा लेमडा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई m। अब यहाँ पर हम सभी मानों को रख देंगे बेटा, ये हमारा सूत्र है मोलर चालकता का, इसको भी आप याद कर लेना बेटा। सूत्र आपको सब याद होने चाहिए बस, और इन सवालों में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अगर आपको सूत्र याद है तो आप आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब हम सब मान रखेंगे बेटा, तो कप्पा की वैल्यू आपके सवाल में कितनी दी गई है, देखिए कप्पा देख लेते हैं कितना निकला था अभी, 0.0115। तो कप्पा हमारे पास आया बेटा 0.0115 इंटू 1000, और मोलरता क्वेश्चन में कितनी दी गई थी बेटा, वो दी गई है 0.05। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब देखिए 1000 का जब इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 11.5। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा लेमडा m इक्वल टू 11.5 और नीचे आ जाएगा 0.05। अब जब आप डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1150 डिवाइड बाई 5, डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये आ जाएगा 230 और यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1। ये होता है बेटा मोलर चालकता, ये आपकी क्या होती है बेटा, मोलर चालकता होती है। तो लेमडा m इक्वल टू ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो अब इसको भी हम शब्दों में लिख देंगे, अतः कॉलम की मोलर चालकता मोलर चालकता 230 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1 होगी। तो ये आपका ये क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर है बेटा। इस क्वेश्चन को देखिए एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ध्यान समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
सबसे पहले हमको जो जो दिया हमने लिख दिया, बिलियन की मोलरता लिख दी, प्रतिरोध लिख दिया, व्यास लिख दिया, लंबाई लिख दी। ठीक है कि जो मोलरता है वो इतनी है, प्रतिरोध इतना है, व्यास इतना है, लंबाई इतनी है। फिर हमको ज्ञात क्या करना था बेटा, प्रतिरोधकता ज्ञात करना था, विशिष्ट चालकत्व ज्ञात करना था, मोलर चालकता ज्ञात करना था। तो उसको ज्ञात करने से पहले सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ से बेटा कि व्यास के सूत्र का प्रयोग करके मैंने त्रिज्या निकाल ली। व्यास का सूत्र होता है त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, तो वहां से त्रिज्या आ गई 0.5 सेंटीमीटर। और जैसे ही त्रिज्या मुझको मिली, मैंने उस त्रिज्या का प्रयोग करके कॉलम का क्षेत्रफल निकाल लिया, वो आ गया 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमको पहला सवाल निकालना था प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता का सूत्र लगा दिया जो कि होता है रो इक्वल टू आर ए बाई एल, सभी वैल्यू रख दी। तो वहां से सॉल्व करके आ गया 87.1 ओम सेंटीमीटर। अब प्रतिरोधकता ज्ञात करने के बाद दूसरी चीज हमको ज्ञात करना था बेटा कॉलम का विशिष्ट चालकत्व। कॉलम का विशिष्ट चालकत्व, तो उसके लिए मैंने क्या किया बेटा, कॉलम के विशिष्ट चालकत्व का सूत्र रख दिया और उसको सॉल्व कर दिया। इसके बाद हमको ज्ञात करना था बेटा विलयन की मोलर चालकता। तो हमको निकालना था बेटा कॉलम की मोलर चालकता। तो मैंने यहाँ पर मोलर चालकता का सूत्र रख दिया, जो वैल्यू दी थी वो वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं बेटा आज की क्लास के लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। बस आप इन 5 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए बेटा, इससे बाहर से आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इस बात को श्योर हो जाइएगा। अब देखिए दूसरी बात याद रखना, अभी तक जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े वो बच्चे बेटा 7880960882, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझको मैसेज कर देंगे, वहां से मैं आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर केसीएल के n/50 बिलियन वाले सेल का विशिष्ट चालकत्व है 0.002765 महो सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि सेल का प्रतिरोध 400 ओम हो तो सेल स्थिरांक की गणना करना है। तो आपको सेल स्थिरांक की क्या करना है, गणना करना है। तो दिया हमें सबसे पहले केसीएल बिलियन की नॉर्मलता, एन जो बना है कैपिटल, ये नॉर्मलता के लिए है। तो सबसे पहले तो हमको दिया है बिलियन की नॉर्मलता जो कि 1/50 है। फिर हमको दिया है सेल का विशिष्ट चालकत्व, तो हमने लिख दिया सेल का विशिष्ट चालकत्व। और क्या दिया है बेटा, प्रतिरोध दिया है 400 ओम, तो 400 ओम लिख दिया। ज्ञात क्या करना है बेटा, सेल स्थिरांक को ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे बेटा सेल स्थिरांक के सूत्र से, देखिए ध्यान से हम लिखेंगे बेटा सेल स्थिरांक के सूत्र से, के सूत्र से। अब सेल स्थिरांक का सूत्र क्या होता है, सॉरी सेल स्थिरांक का सूत्र नहीं, हमको लगाना है यहाँ पे विशिष्ट चालकत्व का सूत्र। ये सेल स्थिरांक का लगा दिया, चलिए इसी से कर लेते हैं। तो देखिए अब हम यहां से लगाएंगे बेटा विशिष्ट चालकत्व का सूत्र। तो हम लिखेंगे बेटा विशिष्ट चालकत्व के सूत्र से, विशिष्ट चालकत्व के सूत्र से। तो विशिष्ट चालकत्व का सूत्र क्या होता है बेटा, विशिष्ट चालकत्व कप्पा इक्वल टू होता है सेल स्थिरांक बटे आर। सेल स्थिरांक बटे बेटा आर होता है, प्रतिरोध जिसको कहते हैं। अब देखिए कप्पा की वैल्यू सवाल में दी गई, उसको लिख देता हूं, वो दिया है 0.00275 इक्वल टू सेल स्थिरांक हमको फाइंड करना है। तो सेल स्थिरांक को सेल स्थिरांक ही रहने देता हूं और उसको आर से डिवाइड करना है। तो प्रतिरोध सवाल में कितना दिया गया बेटा, 400 दिया गया है। अब देखिए जब आप लोग यहां से 400 को इधर लाएंगे तो आपका सवाल हो जाएगा सेल स्थिरांक बराबर, सेल स्थिरांक बराबर 0.00275 इंटू 400, ये हो जाएगा। तो अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या होगा यहाँ से बेटा, तो यहाँ से आ जाएगा सेल स्थिरांक बराबर 0.00275 इंटू 400। तो देखिए जब आप 20 यहाँ से हटाएंगे तो दशमलव 2 डिजिट पीछे आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.2765 इंटू 4। अब 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, 24 में 2 ऐड हो जाएंगे 26 आ जाएगा 2, 7 4 जा 28 और 28 में 2 जोड़ोगे 30 आ जाएगा 3 बेटा, 4 2 जा 8 और 11। 4 डिजिट बाद डेसिमल है तो हमने भी 4 डिजिट बाद डेसिमल लगा दिया, तो हमारा आंसर आ गया 1.101। और सेल स्थिरांक की यूनिट होती है बेटा सेंटीमीटर की पावर -1। ये आपका आंसर हो गया। अब इसको हम लोग शब्दों में लिख देंगे। शब्दों में कैसे लिखेंगे, आता है सेल का
सेल स्थिरांक 1.106 सेंटीमीटर की पावर -1 होगा। ये आपका बेटा प्रॉपर आंसर है। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं कि हमने किया क्या है। सबसे पहले जो दिया था हमने सब कुछ लिख लिया, फिर सेल स्थिरांक के लिए हमने विशिष्ट चालकत्व का सूत्र लगा दिया जो कि होता है सेल स्थिरांक बटे आर। इस सूत्र को आपको याद कर लेना है बेटा कि सेल स्थिरांक विशिष्ट चालकत्व का एक सूत्र ये भी होता है सेल स्थिरांक बटे आर। अब यहाँ पर कप्पा की वैल्यू दी गई, उसको लिख दिया, पेट्रोल लिख दिया, फिर इसको इधर ले गया, मल्टीप्लाई करा दिया, और जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया, उसको लिख दिया। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।